Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the CBI के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, कलकत्ता का जो हीनियस क्राइम है डॉक्टर के अगेंस्ट में, उस केस का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको सीबीआई को हैंडओवर किया गया कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे सीबीआई के पर्सपेक्टिव से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से पता होना चाहिए। आप देखिए कि 1962 के समय संथानम कमेटी का जो रिकमेंडेशन है उसके बाद में सीबीआई को क्रिएट किया गया था। संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद में इस इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया गया अंडर द दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1946 के समय का। आप देखिए कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय जो करप्शन का जो एक्टिविटीज़ हैं उनके इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसको लाया गया था ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा। स्टूडेंट्स, इसी एक्ट का जो सेक्शन 6A है जिसके थ्रू आपको जो जनरल कंसेंट का जो प्रोविज़न है वो देखने के लिए मिलता है। जनरल कंसेंट का जो प्रोविज़न है वो क्या है? आप देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा एवरी 6 मंथ के बेसिस पे सीबीआई को जो जनरल कंसेंट है वो ग्रांट किया जाता है और जनरल कंसेंट मिलने के बाद ही सीबीआई के द्वारा स्टेट्स का जो टेरिटरी है वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन है उसको कैरी किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, क्या अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जनरल कंसेंट नहीं दिया गया तो क्या विदाउट जनरल कंसेंट सीबीआई के द्वारा वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन है उसको नहीं किया जा सकता है? तो आप देखिए कि अगर सीबीआई को वहाँ के हाई कोर्ट के द्वारा किसी केस का इन्वेस्टिगेशन को हैंडओवर किया गया या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी केस को हैंडओवर कर दिया जाता है सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के पर्सपेक्टिव से, तो विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ जनरल कंसेंट के बाद में भी सीबीआई के द्वारा वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन है उसको किया जा सकता है। क्या स्टूडेंट्स, यूनियन टेरिटरीज का जो टेरिटरी है वहाँ पे भी अगर सीबीआई को किसी केस को इन्वेस्टिगेशन करना है तो क्या जनरल कंसेंट का रिक्वायरमेंट है वहाँ पे? तो आप देखिए कि यूटीज के पर्सपेक्टिव से जो जनरल कंसेंट का प्रोविजन है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम इस डॉक्टर के अगेंस्ट में जो हीनियस क्राइम का जो एक्टिविटी देखने के लिए मिला तो उसके पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो ऑल ओवर इंडिया के पर्सपेक्टिव से जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया है इस तरीके का जो हीनियस क्राइम अगर वर्क प्लेस के एरिया के अंदर देखने के लिए मिलेगा तो डॉक्टर्स का जो सेफ्टी है उसके रिगार्डिंग में भी जो कंसर्न्स है उसको ये रेज करता है। स्टूडेंट्स, अगर हम इसी केस के पर्सपेक्टिव से आप देखें कि हमारे कंट्री के अंदर में कुछ ऐसी सर्विसेज भी हैं जो आपको प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग में नहीं देखने के लिए मिलेगा कि वो अपना जो सर्विस है उसको नहीं रोक सकते हैं। उन सर्विसेज को असेंशियल सर्विस का जो पार्ट है वो माना गया है। इसी के रिगार्डिंग में आप देखिए कि एक असेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट भी है। असेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट के अंदर में आपको कम्युनिकेशन का जो सर्विसेज हैं, डिफेंस का जो सर्विस है, हेल्थ सेक्टर के रिगार्डिंग में उन सभी सर्विसेज को इसके अंडर में कवर किया गया है। जैसे कि आप देखिए कि जो डिफेंस फोर्सेज हैं, जो पुलिस फोर्स है, इनके द्वारा कभी भी जो प्रोटेस्ट है वो नहीं किया जा सकता अगेंस्ट द स्टेट के रिगार्डिंग में। मेडिकल सर्विस है उसी को भी इसका ही पार्ट माना गया है असेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट का। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट का जो सर्विस है वो भी इसी का पार्ट है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से, आप देखिए कि हमारा जो बर्थ एंड डेथ के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन का एक कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलता है जिसको कि हम सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के नाम से जाना करते हैं। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है जिसके थ्रू यहाँ पे बर्थ एंड डेथ के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनका जो इश्यू किया जाता है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू में। तो अब इसी सिस्टम के ऊपर में जो कुछ टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स होने की वजह से जो कंटिन्यूस यहाँ पे जो सर्टिफिकेशंस का जो इशू है वो नहीं किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि 1969 के समय का एक एक्ट है जिसके थ्रू सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उसको एग्जिस्टेंस के अंदर लाया गया था। उससे पहले ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा एक आपको जो बर्थ एंड डेथ का जो सर्टिफिकेशन है या उनका जो रजिस्ट्रेशन है उसके रिगार्डिंग में एक एक्ट ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के समय का आपको देखने के लिए मिलेगा। 1969 के इस एक्ट को अमेंड किया गया 2023 के समय में। जब इस एक्ट को अमेंड किया गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक प्लेटफॉर्म है उसको प्रोवाइड किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के इस प्लेटफॉर्म या पोर्टल के थ्रू ही सभी स्टेट्स को अपना जो बर्थ एंड डेथ के जो सर्टिफिकेशंस हैं उनको इश्यू किया जाता है। कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जिसके अंदर तमिलनाडु स्टेट है, उनके द्वारा आप देखिए कि उनका खुद का एक पोर्टल है और उस पोर्टल का जो रियल टाइम डाटा है उसको शेयर करना होता है सेंट्रल अथॉरिटीज़ के थ्रू में। अगर हम बात करें स्टूडेंट सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में
तो ये सिस्टम आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में देखने के लिए मिलता है। जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसके अंडर में आपको ये जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, जिसके थ्रू इन बर्थ एंड डेथ के जो सर्टिफिकेट है उनको इश्यू करना हो, बर्थ एंड डेथ को यहाँ पे रजिस्टर करना हो, उन सभी के रिगार्डिंग में जो वर्क है वो देखने के लिए मिलेगा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ये सिस्टम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सूरत के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि सूरत के अंदर में जो डायमंड इंडस्ट्री है या जो डायमंड का जो फैक्ट्रीज है वहाँ पे एक रिसेशन का जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हुआ। अब ये रिसेशन का जो प्रॉब्लम है वो क्यों क्रिएट हुआ है, सूरत के अंदर में डायमंड का जो क्या वर्क है जो आपको देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सूरत के बारे में पता होना चाहिए। गुजरात का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे जो सूरत है वो सिचुएटेड है। सूरत आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर भी रीड किया होगा 1907 के समय का। आप देखिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन है वो ऑर्गेनाइज हुआ था और सूरत के अंदर में आपको जो स्प्लिट है वो देखने के लिए मिलती है। आप देखिए कि 1907 के समय का वो कांग्रेस सेशन हुआ। बट अगर हम बात करें डायमंड सेक्टर के पर्सपेक्टिव से तो इंडिया के अंदर डायमंड का जो कटिंग एंड पॉलिशिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि जो रो डायमंड है वो हम रसिया से लाया जाता है। रो डायमंड है जो रसिया से आपको देखने के लिए मिलेगा। रसिया के अंदर में लार्जेस्ट जो डायमंड का जो माइनिंग है, माइनिंग इंडस्ट्री वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करता है डायमंड सेक्टर के अंदर में। इंडिया के अंदर जो डायमंड है वो कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, डायमंड का जो माइंस है वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश का जो पन्ना है, मध्य प्रदेश का जो पन्ना नाम की जो जगह है वहाँ पे आपको इंडिया के अंदर जो डायमंड का जो माइनिंग्स है वो देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि सूरत के वहाँ पे डायमंड का जो कटिंग एंड पॉलिशिंग का जो इंडस्ट्री है वो सेटअप है। तो सूरत की उन फैक्ट्रीज के अंदर में रिसेशन का जो प्रॉब्लम इस वजह से क्रिएट हुआ। प्रेजेंट समय में अगर हम ग्लोबल कंटेक्स्ट के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो रसिया यूक्रेन जो क्राइसिस है, तो उस रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट की वजह से आप देखिए कि डायमंड का जो इंपोर्ट है वो यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन हुआ है। क्योंकि रसिया यूक्रेन जो वॉर की इस दौरान में G7 कंट्रीज के द्वारा, यूएस के द्वारा जिस रिजोल्यूशन को प्रपोज किया गया था, G7 कंट्रीज के द्वारा रसिया के थ्रू अगर कोई इम्पोर्टेड यहाँ पे डायमंड है उसका कटिंग एंड पॉलिशिंग करके इंडिया के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है, तो उस डायमंड का जो परचेज है उसको उसके रिगार्डिंग में रेस्ट्रिक्शंस है वो इम्पोज किए गए हैं G7 कंट्रीज के द्वारा। स्टूडेंट्स इसके अलावा आप देखिए कि इजराइल और हमास का जो कन्फ्लिक्ट है, इजराइल और हमास का जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ उसकी वजह से भी आपको जो डायमंड का जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर प्रॉब्लम्स है वो देखने के लिए मिलेगा। तो ये डायमंड सेक्टर के पर्सपेक्टिव से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। इंडिया के अंदर सूरत है और सूरत के अंदर में आप देखिए कि डायमंड का जो कटिंग एंड पॉलिशिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे किया जाता है। लास्ट ईयर आप देखिए कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर सर हैं उनके द्वारा डायमंड सेक्टर के रिगार्डिंग में एक इंस्टीट्यूशन है उसको भी इनोग्रेट किया गया था सूरत के वहाँ पे। इसके अलावा स्टूडेंट्स लास्ट ईयर ही जो लैब का जो मैन्युफैक्चर डायमंड्स हैं, लैब के अंदर में जो मैन्युफैक्चर डायमंड्स हैं वो भी आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको इस टॉपिक के पर्सपेक्टिव से रीड करना है कि लैब के अंदर जो मैन्युफैक्चर डायमंड्स हैं उनको किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। क्या डायमंड वर्ल्ड का आप देखिए कि सबसे हार्ड आपको जो मिनरल है वो देखने के लिए मिलेगा। क्या डायमंड वन ऑफ द हार्डेस्ट जो मिनरल्स है वो हुआ करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आपने स्कूलिंग के दौरान में आप देखिए कि डायमंड एंड ग्रेफाइट का जो कंपैरिजन है वो ज़रूर से रीड किया होगा साइंस के अंदर में। जब ग्रेफाइट आप देखिए कि जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जो कि आपको पेंसिल्स के अंदर में ग्रेफाइट का यूज है वो देखने के लिए मिलता है। और डायमंड है वो वन ऑफ द हार्डेस्ट जो आपको मिनरल है, हार्डेस्ट आप देखिए कि जो मिनरल है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें साउथ एशिया के पर्सपेक्टिव से है, साउथ एशिया का जो लास्ट 4 to 5 ईयर्स के अंदर में जो यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। और आप देखिए कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं इससे इंडिया को क्या लेसन है वो सीखने के लिए मिल सकता है, उन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। तो आईआर के पर्सपेक्टिव से जो टॉपिक्स हैं वहाँ पे इसको मेंशन किया गया। अगर हम इस डिकेड के इनिशियल फेज के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो स्टूडेंट 2021 के समय आप देखिए कि 2021 के समय जो म्यांमार है, म्यांमार के वहाँ पे आर्मी के द्वारा जो पावर है उसको टेक ओवर किया गया। जो आन सान सूकी का जो वहाँ पे गवर्नमेंट हुआ करता था उनको पोल के अंदर में जो रिगिंग है उसके जो एलिगेशंस है वो लगाए गए थे आर्मी अथॉरिटीज़ के द्वारा। और आप देखिए कि 2021 के अंदर जो पावर है उसको टेक ओवर कर लिया गया।
उसी के लेटर फेज के अंदर में अगस्त का जो मंथ है, आप देखिए कि उस समय तालिबान के द्वारा पावर को टेक ओवर किया गया था अफगानिस्तान के अंदर में। तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान के अंदर पावर को टेक ओवर किया गया। उसके लेटर फेज के अंदर अगर हम डिस्कस करें 2022 के समय में, तो आप देखिए कि 2022 के समय पाकिस्तान के अंदर में जो पॉलिटिकल अथॉरिटी पावर के अंदर हुआ करते थे, उनको भी पावर से रिमूव किया गया, वहाँ का जो आर्मी है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उनके द्वारा। और 2022 के समय ही बांग्लादेश की तरह आपको जो प्रोटेस्ट है वो श्रीलंका के अंदर देखने के लिए मिलता है, जब मोब के द्वारा आप देखिए कि श्रीलंका के अंदर में श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट का जो हाउस है उसके ऊपर अटैक किया गया था। तो 2022 के समय इस तरीके का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, रिसेंटली आप देखिए कि 2024 के पर्सपेक्टिव से, तो बांग्लादेश के वहाँ पे स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के बाद में जो पावर है उससे रिमूव किया गया, जो वहाँ पे पॉलिटिकल लीडर हैं वो इस्टेब्लिश थे लास्ट 15 ईयर्स के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स, ये जो कुछ डेवलपमेंट है वो हुआ है प्रेजेंट समय में, जो लास्ट 4 to 5 ईयर्स के अंदर में, उससे इंडिया के द्वारा यहाँ पे क्या जो लेसन्स है वो सीखे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम साउथ एशिया के जो कंट्रीज हैं उनके पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें, तो आप देखिए कि मालदीव की जो गवर्नमेंट है वो भी आपको एंटी इंडिया इस्टेब्लिशमेंट के रूप से देखने के लिए मिलेगा। नेपाल के अंदर में आप देखिए कि जो न्यू गवर्नमेंट पावर के अंदर में आया है, उनका जो सेंटीमेंट है वो आपको एंटी इंडिया देखने के लिए मिलता है। उनके द्वारा एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट्स हैं, जो 2015 के समय मधेसी मूवमेंट के थ्रू या जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था नेपाल के अंदर में, उसका जो लेटर फेज के अंदर आप देखिए कि 2019 के थ्रू उनके द्वारा एक न्यू मैप है उसे पब्लिश किया गया, जिसके अंदर उत्तराखंड का जो काला पानी का एरिया है, काला पानी है, लीपू लेक है, लिम्पियादोरा है, उन तीनों जगह को आप देखिए कि नेपाल के द्वारा क्लेम किया गया कि ये हमारे अंडर में है और एक कन्फ्लिक्टेड जो टेरिटरी है वो क्रिएट हुआ इंडिया और नेपाल के क्लेम्स के पर्सपेक्टिव से। तो इस तरीके से आप देखिए कि साउथ एशिया की जो मैक्सिमम कंट्रीज हैं वो उसका एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट है, कहीं पे पॉलिटिकल पावर्स है, पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ को इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा रिमूव किया गया है। तो इस तरीके का जो डेवलपमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इंडिया के लिए यहाँ पे जो लेसन्स यही हैं। फर्स्ट लेसन है डिप्लोमेटिक लेसन, कि हमें अपोजिशन का जो गवर्नमेंट है उसके साथ में भी जो रिलेशंस है उनको इस्टेब्लिश करना है। अगर कहीं पे लॉन्ग टर्म बेसिस पे कोई पावर के अंदर में है, दैट डज नॉट मीन्स कि आप अपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनसे अपना जो रिलेशन है उसको मेंटेन नहीं रखोगे। क्योंकि आप देखिए कि अभी रिसेंटली जो नेपाल के अंदर जिस तरीके का सिचुएशन क्रिएट हुआ, क्योंकि जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट का जो गवर्नमेंट है वो पावर के अंदर नहीं था, अपोजिशन के अंदर में था, तो उनसे आपको जो रिलेशन है वो मेंटेन रखना है। बांग्लादेश के अंदर में जो बीएनपी नाम का जो पॉलिटिकल पार्टी है, बीएनपी का जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनके साथ में इंडिया के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो नहीं थे। तो यहाँ पे फर्स्ट लेसन है डिप्लोमेटिक वे में आपको बैलेंस है उसको इस्टेब्लिश करना है, कि अगर कोई पावर के अंदर है या अपोजिशन के अंदर है। म्यांमार के अंदर भी इसी तरीके का सिचुएशन देखने के लिए मिला, क्योंकि जो इंडिया के द्वारा कंटिन्यूस जिन पर्सन को सपोर्ट किया गया था उनका इलेक्शन के अंदर डिफीट हुआ, और जो पावर के अंदर में आए हैं उनका जो कंप्लीट कैंपेन है वो आपको एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स के बेसिस पे उनका जो कैंपेन है इलेक्शन के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया का जो यहाँ पे एक लीडरशिप का जो रोल है वो प्ले करना चाहिए साउथ एशिया के अंदर में। जो हमारे कुछ इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि सार्क का जो इंस्टीट्यूशन है वो कम्प्लीटली उसका कोई मीटिंग है वो अभी नहीं ऑर्गेनाइज होता है इंडिया और पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट की वजह से। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप से जो इंडिया के रिगार्डिंग में जिन पर्सनस के द्वारा इंडिया का रिलेशंस को स्ट्रेंथन किया गया है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जैसे कि अफगानिस्तान केस के अंदर देखने के लिए मिला था। कुछ ऐसे डिप्लोमेट्स हैं जो इंडिया के अंदर एंट्री चाहा करते थे उस समय में जब तालिबान के द्वारा पावर को टेक ओवर किया गया, तो उनको इंडिया के द्वारा जो जो बेसिकली असाइलम है उसको नहीं ग्रांट किया गया। तो यहाँ पे एज इन सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप से भी इंडिया का रोल है। बायलैटरल रिलेशंस को विदाउट इंटरफेरेंस के बेसिस पे आप कैरी कीजिए। सार्क का रिवाइवल यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया गया है। सार्क के अलावा आप देखिए कि आप बिम्स्टेक को भी यूज कर सकते हो। बे ऑफ बंगाल का जो एरिया है वहाँ पे बे ऑफ बंगाल के एरिया के अंदर बिम्स्टेक को भी यूज किया जा सकता है इंडिया के द्वारा। बट आप देखिए कि बांग्लादेश का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो अभी यहाँ पे
आपको स्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं उनके पर्सपेक्टिव से इंडिया का इस शॉक इफेक्ट को किस तरीके से डील किया जाएगा, उनके कुछ पॉइंट्स हैं जो लेसन्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया। और डेमोक्रेसी को आपको यहाँ पे इस्टेब्लिश करना है सभी कंट्रीज़ के अंदर में। डेमोक्रेसी का जो रिवाइवल है वो आपको उसके अंदर रोल है वो प्ले करना चाहिए अगर आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे साउथ एशिया के जो कंट्रीज हैं वहाँ पे आपको स्टेबिलिटी का अगर रिक्वायरमेंट है। चाइना के द्वारा कंटिन्यूस साउथ एशियन रीजन्स के अंदर में आप देखिए कि उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट का जो फंडिंग है वो आपको देखने के लिए मिलता है। एक एन सर्किल ऑफ इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो भी चलाया करते हैं कि इंडिया को चारों तरफ से एन सर्किल किया गया है चाइना के द्वारा, जो कम्प्लीटली यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का जो कॉन्सेप्ट आपको डिप्लोमेसी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइंस सेक्टर के अंदर रिसर्च का और कोऑपरेशन के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि रिसेंटली बजट के दौरान में 2000 वैसे इंडियन नेशनल जो कांग्रेस का जो मीटिंग ऑर्गेनाइज होता है जनवरी के मंथ के समय में, हमारे पीएम सर के द्वारा 2020 के समय में उनको इनोवेशन के रिगार्डिंग में, रिसर्च के रिगार्डिंग में और पेटेंट्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया था अपने स्पीच के अंदर में। आप देखिए कि उसके लेटर फेज के अंदर में गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारी जो साइंस सेक्टर के अंदर में साइंस रिसर्च का जो पॉलिसीज है उसको चेंज किया गया है। रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट के द्वारा बजट के अंदर में जो इंटरिम बजट है उस दौरान में रिसर्च की जो एक्टिविटी है उसके रिगार्डिंग में प्राइवेट सेक्टर्स का जो रोल है उसके बारे में डिस्कस किया गया कि प्राइवेट सेक्टर का भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, लेबोरेटरीज के अंदर में जो रिसर्च का एक्टिविटी को कैरी करना है उसके रिगार्डिंग में जो एक्सटर्नल सोर्सेज है उसका जो रोल है वो यहाँ पे यूटिलाइज करने का ज़रूरत है। एक्सटर्नल सोर्सेज का जो रोल है उसे यूटिलाइज करने का ज़रूरत है। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें तो 2015 के समय में आपको जो देहरादून डिक्लेरेशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि CSIR के द्वारा लाया गया था। देहरादून डिक्लेरेशन उसका मेन मैंडेट यही था कि हमारी जो लेबोरेटरीज हैं जहाँ पे हम रिसर्च का एक्टिविटी को कैरी करते हैं उन लेबोरेटरीज को एक्सटर्नल वे में जो फंडिंग है वो ग्रांट किया जाए। कम्प्लीटली स्टेट फंडिंग है उसके ऊपर में जो लेबोरेटरीज है उसका डिपेंडेंस ना रहे। स्टूडेंट्स इसी के रिगार्डिंग में आप देखिए कि लेबोरेटरीज जो हैं, जो साइंस रिसर्च के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कंपनीज एक्ट के थ्रू, कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन 8 है उसके थ्रू फंडिंग के लिए एक्सटर्नल रिसोर्सेज के रिगार्डिंग में जो फंडिंग है उसको अलाउ किया गया है। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट सपोर्ट जो लेबोरेटरीज के रिगार्डिंग में रेदर देन द पब्लिक सपोर्ट है वो नहीं होना चाहिए। मार्केट सपोर्ट का यहाँ पे इम्पोर्टेंस को इंक्रीज करने का ज़रूरत है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च जो फाउंडेशन है उसको क्रिएट किया गया है, जिसके रिगार्डिंग में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को क्रिएट किया गया रिसेंटली, जिसके रिगार्डिंग में 50,000 करोड़ रुपए हैं और उसका जो 72% फंडिंग है वो आपको प्राइवेट सेक्टर से देखने के लिए मिलेगा। अगर हम साइंटिफिक रिसर्च के रिगार्डिंग में जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है उसके रिगार्डिंग में डिस्कस करें तो 0.6 से लेकर 0.7% के आसपास जो जीडीपी का जो फंडिंग है वो आपको साइंस के रिसर्च एक्टिविटी के अंदर देखने के लिए मिलता है। साउथ कोरिया से यहाँ पे कंपेयर किया गया है इंडिया को कि साउथ कोरिया जो कंट्री है 1/3 ऑफ इंडिया का जो जोग्राफिकल एरिया है उसका 1/3 है। आप देखिए कि जोग्राफिकल एरिया तो 1/3 से भी कम है साउथ कोरिया का, पॉपुलेशन 1/3 है। वहाँ पे जो जीडीपी के कंट्रीब्यूशन के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें 2 to 3% के आसपास जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो किया जाता है साइंस सेक्टर के अंदर रिसर्च के रिगार्डिंग में। अब प्राइवेट सेक्टर को जो रिसर्च है वो यहाँ पे हैंड ओवर करने के बारे में अपने जो एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं उसके थ्रू आप अपना रिसर्च है उसको मेंटेन कीजिए फंडिंग के पर्सपेक्टिव से। बट आप देखिएगा अगर प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा रिसर्च की एक्टिविटी के अंदर में इन्वेस्ट नहीं किया गया तो कम्प्लीटली जो साइंस सेक्टर के अंदर में जो रिसर्च का जो प्रेजेंट हमारे इस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर में डिट्रिब्यूशन है, उसके अंदर डिक्लाइन है वो हो सकता है। उसके रिगार्डिंग में भी यहाँ पे कंसर्न्स को रेज किया गया है। दिल्ली का जो गवर्नेंस है उसके बारे में है। आप देखिए कि यहाँ पे दिल्ली के गवर्नेंस के रिगार्डिंग में रिसेंट डेवलपमेंट क्या है। रिसेंट डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा कि दिल्ली के अंदर जो एमसीडी का जो कॉन्सेप्ट है, आप देखिए कि एमसीडी क्या है, लोकल एरिया के अंदर जो गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से, तो उस एमसीडी के कॉन्सेप्ट के अंदर में 10 पर्सन से उनको अपॉइंट किया जा सकता है जो वहाँ पे एलजी हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं दिल्ली के अंदर में। एलजी के द्वारा 10 पर्सन्स को अपॉइंट किया जा सकता है जो
लोकल गवर्नेंस के एक्सपर्ट्स पर्सन्स हैं, गवर्नेंस का उनको जानकारी है, उसके उस डोमेन से वो रिलेटेड पर्सन्स हैं। तो आप देखिए कब एलजी के द्वारा जो अपॉइंट किया जाएगा विदाउट द, यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके रिक्वायरमेंट के बाद में अलावा आपको एलजी के द्वारा इंडिपेंडेंट वे में जो रिकमेंडेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो रिकमेंडेशन है वो नहीं है। कंटिन्यूअस दिल्ली के अंदर में आप देखिए कि जो गवर्नेंस सेक्टर के अंदर में जो कन्फ्लिक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो अगर हम दिल्ली के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें, 1950s के समय में जब हमारे यहाँ पे स्टेट्स ए बी सी एंड डी के अंदर हुआ करते थे, तो उस समय सी कैटेगरी का जो स्टेट है जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हुआ करती थी, तो सी कैटेगरी के अंदर दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 1956 के समय का, जब इसको यूनियन टेरिटरी के रूप से क्रिएट किया गया। और एमसीडी का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आपको 1958 के समय लोकल गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि लोकल गवर्नेंस को एक लिमिटेड पावर के थ्रू में फिर लेटर फेज में 1968 के समय उसको रिकॉग्नाइज किया गया दिल्ली के अंदर में। बालकृष्णन कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है 1988 के समय में, बालकृष्णन कमेटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। उसी बालकृष्णन कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद में 69 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आता है। आर्टिकल 239 ए का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो एनसीटी का जो प्रोविजन है नेशनल कैपिटल टेरिटरी के अंदर में किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी करना है उसके बारे में मेंशन किया गया है। बट आप देखिए कि 2015 के समय से कंटिन्यूअस जो सिविल सर्विस के ऑफिसर्स हैं उनको किसका ऑर्डर है वो मानना होगा, उसके रिगार्डिंग में आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आप देखिए कि सिविल सर्विस के ऑफिसर्स के अलावा और भी काफ़ी सारे जो एक्ट्स हैं समय समय पे उनके रिगार्डिंग में जो कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिला 2015 के समय से ही कंटिन्यूअस वे के अंदर में। दिल्ली के अंदर में जो लैंड है, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर है वो आपको सेंट्रल अथॉरिटीज़ के अंदर में देखने के लिए मिलता है। तो इस गवर्नेंस के रिगार्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वर्ल्ड के अंदर में क्या किसी कंट्री के अंदर में इस तरीके से गवर्नेंस को कैरी किया जाता है, तो यहाँ पे न्यूयॉर्क का जो एग्जाम्पल है वो दिया गया है। न्यूयॉर्क के अंदर में आप देखिए कि कुछ एरियाज को रिमूव करते हुए जो कंप्लीट अथॉरिटी है वहाँ पे जो लोकल गवर्नेंस है उसको दिया गया है। तो ऐसे ही दिल्ली के अंदर में जो लुटियंस का जो एरिया है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मेन इस्टेब्लिशमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, उन एरियाज को रिमूव करते हुए कंप्लीटली जो गवर्नेंस का जो पावर है वो दिल्ली गवर्नमेंट को दे दिया जाना चाहिए। इस रिगार्डिंग में भी यहाँ पे डिस्कशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्लास्ट वाटर के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि कुछ वाटर है वो जो शिप्स को मेंटेन करना होता है अपना सी के एरिया के अंदर में बैलेंस है उसको इस्टेब्लिशमेंट करने की रिगार्डिंग में। ये जो वाटर है जो शिप्स के द्वारा कैरी किया जाता है अपने ट्रेड के एक्सपोर्ट के दौरान में या इंपोर्ट के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए काफ़ी बार ये जो ब्लास्ट वाटर है उसको रिलीज किया जाएगा किसी पोर्ट एरिया के अंदर में। और जब वहाँ पे रिलीज किया जाएगा तो इन्वेजिव जो स्पीसीज है उनका आपको वहाँ पे जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स इन्वेजिव स्पीसीज काफ़ी बार इस तरीके से डेवलप होती हैं कि उनके द्वारा वहाँ पे जो लोकल स्पीसीज है उनको आउट नंबर कर दिया जाएगा, उनका जो नंबर्स है वो इंक्रीज होता है। अभी रिसेंटली यहाँ पे तमिलनाडु का जो वाटर डिपार्टमेंट है उनके द्वारा एनजीटी के अंदर केस है वो फाइल किया गया कि ब्लास्ट वाटर की वजह से आप देखिए कि इन्वेजिव स्पीसीज का जो संख्या है वो वहाँ पे इंक्रीज हुआ है। और उनके द्वारा जो कामारजार पोर्ट है जिसको कि एन्नोर पोर्ट के नाम से भी हम जानते हैं तमिलनाडु के, वहाँ पे कौन सा पोर्ट है स्टूडेंट्स, एन्नोर पोर्ट है तमिलनाडु के वहाँ पे। तो आप देखिए कि जो एन्नोर पोर्ट है वहाँ पे इन्वेजिव स्पीसीज के रिमूवल के रिगार्डिंग में उस पोर्ट से इतने रुपए हैं वो जो तमिलनाडु के वाटर डिपार्टमेंट के द्वारा मांगे गए हैं एनजीटी के केस के थ्रू में। तो ब्लास्ट वाटर के बारे में हमने डिस्कस किया क्या है जो शिप्स के द्वारा कैरी करना होता है जब वो वहाँ पे कंप्लीटली जो गुड्स का उनके वहाँ पे कैरी करते हैं। तो आप देखिए कि ब्लास्ट वाटर को वो पोर्ट के एरिया के अंदर रिलीज करेंगे। आईएमओ इंटरनेशनल जो मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा 2017 के समय कन्वेंशन लाया गया था कि इसको रिलीज करने के रिगार्डिंग में कुछ कन्वेंशन है स्टेट्स के द्वारा उसको जो इंस्पेक्शन है वो भी किया जा सकता है। बट आप देखिए कि इंडिया के द्वारा उस कन्वेंशन को नहीं साइन किया गया है, नहीं रेटिफाई किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया तो वहाँ पे आप देखिए कि जो ग्रेट बैरियर रीफ का जो एरिया है वहाँ पे ब्लास्ट वाटर की वजह से इन्वेजिव स्पीसीज का जो डोमिनेशन है वो इंक्रीज हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कंटिन्यूअस जो इन्वेस्टिगेशन है वो किया जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है शिप्स का
वोटर रिलीज के पर्सपेक्टिव से। मलेशियन पीएम है, जापान के जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो इंडिया के विजिट के लिए आएंगे, उसके बारे में डिस्कशन है। मलेशिया और इंडिया के जो रिलेशंस है वो कुछ डिक्लाइनिंग फेज के अंदर में थे। 2019 के समय में इंडिया के द्वारा जो पाम ऑयल है उसको भी रोका गया था, उसके रिगार्डिंग में कुछ लिमिटेशंस है इम्पोज किया गया। मलेशिया के द्वारा आप देखिए कि इंडिया का जो 2019 के समय कश्मीर को बाइफरकेट किया गया था, उसके बाद में मलेशियन अथॉरिटीज़ के द्वारा उसके अगेंस्ट में वॉइस है उसको रेज किया गया। उसके बाद में इंडिया और मलेशिया के जो रिलेशंस है वो आपको डिक्लाइनिंग फेज के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। जापान के जो पॉलिटिकल लीडर इंडिया के विजिट के लिए आएंगे तो उसके बाद में आपको 2+2 का जो टॉक्स है वो देखने के लिए मिलेगा। 2+2 का जो टॉक्स है वो क्या है? 2+2 का जो टॉक्स है वो है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, उनका जो डिस्कशन किया जाता है। बोथ साइड से जो मिनिस्टर्स हैं वो मिलते हैं 2+2 टॉक के अंदर में। इंडिया के द्वारा 2+2 का जो डायलॉग कॉन्सेप्ट है वो किस किस कंट्रीज के साथ में किया गया है, तो आप देखिए कि यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और भी काफ़ी सारे कंट्रीज है जिनके साथ में 2+2 का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तरंग शक्ति एक एक्सरसाइज है जिसको कंडक्ट किया जाएगा, एयरफोर्स के जो चीफ है उनके द्वारा कहा गया है कि इसको आने वाले समय के अंदर में इसका जो कंडक्ट है वो रेगुलर बेसिस पे होगा। आप देखिए कि बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पे चिल्ड्रंस के जो राइट्स हैं, जो हमारे एआरटी का जो कॉन्सेप्ट है, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का जो कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर किसी पर्सन के द्वारा अगर स्पर्म का जो डोनेट किया गया है, एग का जो डोनेट किया गया है, तो उन पर्सनस का जो लीगल राइट है वो नहीं है किसी भी चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से। ये बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया। कंटेम्प्ट का जो केस है पतंजलि के जो यहाँ पे जो पर्सन है उनके अगेंस्ट में, तो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कंटेम्प्ट का जो प्रोसीडिंग है उसको यहाँ पे क्लोज किया गया है। व्हाट इज कंटेम्प्ट? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है अगर आपके द्वारा कोर्ट का जो अथॉरिटी है उसको लोअर डाउन किया गया। बट आप देखिए कि अगर आप यहाँ पे लीगल जो केसेज है उसके रिगार्डिंग में अगर आपके द्वारा राइटिंग किया जाता है तो कंटेम्प्ट के अंदर में उसको नहीं काउंट किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कंटेम्प्ट के बारे में नहीं मेंशन है, आर्टिकल 129 के अंदर में कुछ मेंशन किया गया है बेसिकली। और आपको जो मेन डीलिंग है कंटेम्प्ट के रिगार्डिंग में वो आपको देखने के लिए मिलेगा। मेन कंटेम्प्ट का डीलिंग 1971 का जो एक्ट है उसके थ्रू में, 1971 का जो एक्ट है उसके थ्रू में अगर किसी पर्सन के द्वारा कोर्ट से कह दिया जाता है कि उनके द्वारा कोई मिस्टेक हुआ है, तो आप देखिए कि कोर्ट के द्वारा उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस है उसको वहां पे माफ भी कर दिया जाता है, उसको क्लोज भी कर दिया जाएगा। यूक्रेन का जो फोर्सेज है उनके द्वारा रसिया के कुछ एरियाज के अंदर अटैक किया गया, उसके बाद में यूक्रेन की अथॉरिटीज के द्वारा कहा गया है कि अगर रसिया के द्वारा पीस को इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है तो उनके द्वारा ये जो कम्प्लीटली जो रिमूवल है वो कर दिया जाएगा डिफेंस फोर्सेज का। वेनेजुएला के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा एनजीओज के अगेंस्ट में जो एक्शंस है वो लिए जाएंगे जिनके द्वारा एंटी वेनेजुएला जो कैंपेन है वो वहाँ पे चलाया गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि हमारे एग्जाम के पर्पज से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो चाइना की अथॉरिटीज़ के द्वारा म्यांमार के अंदर लीडर से डिस्कस किया गया है। म्यांमार जो कंटिन्यूस वहाँ पे आपको पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देखने के लिए मिलेगा। म्यांमार के अंदर में एक चीनी स्टेट का एरिया भी है, आप देखिए कि चाइना के थ्रू ही चाइना के सिमिलर नेम आपको देखने के लिए मिलता है चीनी स्टेट, जो कि इंडिया के नियर बाई बॉर्डर एरिया के अंदर ही सिचुएटेड है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस किया गया है बेसिकली तालिबान और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से है, कुछ कन्फ्लिक्ट की वजह से कि तालिबान का जो डोमिनेटेड एरिया है, पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ का कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ बॉर्डर एरिया के पर्सपेक्टिव से। बांग्लादेश के अंदर में जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी वहाँ पे जो डेवलपमेंट है उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन है, एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए अलास्का जो अलास्का एक बेसिकली रिलीजियस प्लेस है, तो वहाँ पे जो इजराइल का जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके द्वारा विजिट किया जाएगा एक ग्रुप के थ्रू में। तो अलास्का के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो देखिए कि इजराइल के द्वारा उसका जो स्टेटस है वो चेंज किया गया था। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।